हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में। आखिर इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया था और हम बेसिक लेवल पर उसे कैसे पढ़ते हैं और जब हम हाई लेवल पर आ जाते हैं हम कैसे पढ़ते हैं। सीधी सिंपल बात यह है कि आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आखिर किस किस लेवल से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उस सभी को मिला के आपको इसकी थ्योरी बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या इसके बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक लेवल की कि बेसिक लेवल पर आखिर आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। तो बेसिक लेवल पर सीधी बात है, केवल एक ही बात याद रखना। बेसिक लेवल पर अगर आप याद रखो, बेसिक लेवल का मतलब है हम 6 से 8 क्लास के बीच में कर रहे हैं, जो भी एनसीईआरटी ने बताया है। तो यहाँ पे एक सीधी सिंपल बात बोली गई थी कि जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो वो हमें हल्की महसूस होती है। जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो वो हल्की महसूस होती है। और दूसरी बात बताई गई थी कि जो हल्की महसूस होती है उसका एक कारण है कि जैसे मान कर चलो कि हमारे पास ये एक मान कर चलो कंटेनर है, इसमें पानी भरा है और इसमें किसी वस्तु को हमने डुबोया है। तो अब इन्होंने बोला कि जो वस्तु डुबोई गई है तो वो हमें उसके जो एक्चुअल वजन है, पहले का जो वजन है, उससे हमें थोड़ी कम वजन की लगेगी। इसका इन्होंने कारण बताया कि एक ऊपर की ओर जो वस्तु है उस पर ऊपर की ओर एक बल लग रहा होगा, इस जिसे इन्हें अपथ्रस्ट बल बोल सकते हैं, उत्प्लावक बल बोल सकते हैं या फिर बियॉन्ड फोर्स बोल सकते हैं। तीन नाम है, तीन में से किसी को भी आप याद रख सकते हो। हिंदी में बात करें तो उत्प्लावक बल अक्सर एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, तो उसे आप याद कर सकते हो। तो एक ऊपर की ओर बल लगता है जिसे हम बोलते हैं उत्प्लावक बल लगता है। इसी के कारण क्या है, इन्होंने बताया कि हमें जो वस्तु है वो हल्की दिखाई देती है। अब जब हम थोड़े इंटरमीडिएट में आ जाते हैं तो उसके लेवल पे अगर हम बात करें, इंटरमीडिएट लेवल की बात करें, तो इसमें हमें क्या पढ़ाया गया, इंटरमीडिएट लेवल पर क्या पढ़ाया गया आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इंटरमीडिएट में हमें पढ़ाया गया है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में या तो पूरी तरह डूबी हो या फिर आंशिक तौर पर डूबी हो तो उसके ऊपर एक बल ऊपर की ओर लगेगा, जिसे अभी हमने बात की थी उत्प्लावक बल बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? उत्प्लावक बल बोल रहे थे, एक उत्प्लावक बल लगता है। अब इन्होंने ये भी बताया कि जो उत्प्लावक बल लगता है, ये बात तो हमने पहले बेसिक में पढ़ी थी, लेकिन इंटरमीडिएट में एक और बात इन्होंने जोड़ दी कि जो उत्प्लावक बल की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, जो उत्प्लावक बल की बात कर रहे हैं, ये उत्प्लावक बल उतना ही होगा जितना हम विस्थापित कर रहे हैं। क्या विस्थापित कर रहे हैं? जितना हम द्रव को विस्थापित कर रहे हैं। तो हम बात कर सकते हैं द्रव विस्थापन का जो भी हमारे पास भार है, जिस भी द्रव को हमने विस्थापित किया है उसका जो भी भार होगा उसके ही बराबर होगा हमारे पास में उत्प्लावक बल। तो सीधी सिंपल बात आप ये समझ सकते हो, जब हमने बेसिक लेवल पर पढ़ा था केवल हमें ये बताया गया था कोई भी वस्तु हमें केवल हल्की लगती है, उसका कारण बताया था कि एक नीचे से एक फोर्स काम करती, बल काम करता है। लेकिन जब हम इंटरमीडिएट में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक और बात कर दी कि जो उत्प्लावक बल की हम बात कर रहे थे, नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे हम उत्प्लावक बल कहते हैं, वो बराबर होता है विस्थापित द्रव के भार के, विस्थापित द्रव के भार के। जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक कंटेनर था, अब ये कंटेनर ऊपर तक पूर्णतः भरा हुआ था, ऊपर तक हमारे पास कंटेनर भरा हुआ था, और मान के चलो हमारे पास में क्या है, एक हमारे पास में 1 किलो का हमने कोई भी एक बॉल लिया और इसके अंदर डाल दिया। तो हम क्या देखेंगे, जो 1 किलो का हमने बॉल डाला है, अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हम एक प्लेट ले लेंगे, अब देखेंगे जो भी हमने यहाँ बॉल डाला है उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से ओवरफ्लो होकर पानी नीचे जाएगा। अब जब हम मेजर करेंगे इस पानी को जो बाहर आया है, तो हम देखेंगे जो फोर्स लग रहा होगा, जैसे हम पानी का वेट हम कर लेंगे, पानी का वेट अगर हम देखेंगे मान कर चलो हमारे पास में 1 किलो है, तो हम बोल सकते हैं कि इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो भी 1 न्यूटन का ही लग रहा होगा। ठीक है, अब जब हम हाई लेवल पहुंच जाते हैं, क्या बात कर रहे हैं, जब हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पहुंच जाते हैं तो हमें रिलेशन बता देता है कि आखिर जो रिलेशनशिप कैसा होगा, किससे इसमें फ़र्क पड़ेगा, किससे नहीं पड़ेगा। हालांकि वो हमें इंटरमीडिएट लेवल पर भी बता सकते हैं। तो पहले हम इंटरमीडिएट की रिलेशन क्या होता है, जो हमने अभी बात की थी, उसका मैथमेटिक में कैसे रोल है उसको देख लेते हैं, उसके बाद में हम हाई लेवल की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात की, एफ पी का मतलब होता है फोर्स होता है, और बियॉन्ड का मतलब होता है उत्प्लावक बल के द्वारा जो फोर्स जनरेट हुआ है उसके बारे में। तो इन्होंने बोला ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, रो का मतलब होता है हमारे पास जो घनत्व है वो, जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण क्या है, और भी का मतलब होता है हमारे पास में जो आयतन है, विस्थापित आयतन है, वो क्या होगा। तो सीधी सिंपल बात एक बार आप देख लो, रो का मतलब है घनत्व, घनत्व किसका बोल रहे हैं, जिसके अंदर हमने डुबोई है, मतलब सीधी बात है ये द्रव का घनत्व की बात कर रहा है। जी का मतलब होता है हमारा पास में क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है,
गुरुत्वीय त्वरण का मतलब ये समझ सकते हो आप कि यहाँ पे बात हो रही होगी पृथ्वी उसको अपनी ओर कितनी शक्ति से खींच रही है, ठीक है। और v का मतलब होता है विस्थापित विस्थापित जो द्रव है, विस्थापित द्रव है उसके बारे में ये बात कर रहा होगा। तो इन तीनों का जो भी गुणनफल होगा वही होगा हमारे पास में, क्या होगा, वही हमारे पास में होगा उत्प्लावक बल। क्या होगा, उत्प्लावक बल होगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, तो बोलना जो जहाज वगैरह होती हैं उनको तैरने में मदद करता है, बर्फ़ के ऊपर जो पानी फ्लोट करती है उसके लिए हो सकता है, और हाइड्रोमीटर जो काम करता है इसी के कारण करता है। अब हम बात करते हैं हाई लेवल की, ये हाई लेवल में क्या हमें पढ़ना सकता है। तो हाई लेवल की बात करें तो यहाँ पे सीधी बात है, कंडीशन बताता है कि कोई भी वस्तु है कब वो तैरेगी, क्या बोल सकते हैं, कब वो फ्लोटिंग करेगी, मतलब कब कोई भी वस्तु तैरेगी, और कब कोई वस्तु डूब जाएगी, मतलब कब वो सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। तो इसी के बारे में हमें हाई लेवल पढ़ना है। तो सीधी सिंपल बात है, इन्होंने एक रिलेशन बताया कि कोई वस्तु डूबेगी या नहीं। तो इन्होंने सीधी बात ये बता दी है कि अगर हमारे पास में W का मतलब होता है वेट, और O का मतलब समझ जाना ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी वस्तु है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर जो वेट है, ऑब्जेक्ट है, वो अगर हमारे पास में F का मतलब क्या है, फोर्स लग रही है, B का मतलब बियॉन्ड, जो उत्प्लावक बल लग रहा है उससे अगर ज़्यादा है हमारे पास में वेट, तो हम बोलेंगे ऐसी कंडीशन में जो है वस्तु डूब जाएगी। अगर हमारे पास में जो वस्तु का वजन है वो अगर कम हुआ, किससे, उत्प्लावक बल से, जो बल लग रहा है उससे कम होगा, तो हम बोलेंगे वस्तु जो है तैर जाएगी। और अगर जो हमारे पास में वस्तु का वजन है वो बराबर होगा, जो बल लग रहा हो नीचे से उत्प्लावक बल उसके बराबर होगा, तो हम बोलेंगे ना तो वस्तु पूर्णतः डूबेगी ना पूर्णतः ऊपर फ्लोट करेगी। तो मतलब वो क्या है, एक प्रकार के संतुलन की स्थिति में बीच में रहेगी, ठीक है, संतुलन के बीच में रहेगी। अब हमें एक और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं हम इसे, रिलेटिव डेंसिटी की अगर हम बात करें, इसे हम बोलते हैं सापेक्ष घनत्व, सापेक्ष घनत्व। अब इसके दो फॉर्मूला तो हैं, दोनों में से हम दोनों की बात करते हैं, किसको हम कब लगाएंगे। देखो पहला फॉर्मूला होता है सापेक्ष घनत्व का, ये तब लगाएंगे जब हमें दो वस्तुओं के बीच में जो वस्तु है उसके घनत्व को बता दिया है। एक घनत्व बताया हो कि उसका एयर मतलब वायु में घनत्व कितना है, बाहर पर कितना है, और दूसरा बताया हो जिस भी मीडियम में, जिस भी माध्यम में पूछ रहा है उसका घनत्व बता रहा हो, तो अब हम बताएं कि घनत्व का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो घनत्व होगा, घनत्व हम देखेंगे वस्तु का वायु में कितना है, और फिर देखेंगे घनत्व जो है वस्तु का पानी में कितना है, ठीक है। पानी हम कॉन्स्टेंट इसलिए क्योंकि यूनिवर्सल है और इसका घनत्व होता है 1, ठीक है, बात क्लियर है। अब यहाँ पे भी आपको दो वस्तुएं देखना, अगर हमारे पास में जो सापेक्ष घनत्व है, मतलब हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी है, अगर वो 1 से कम रही, अगर वो रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम रही, तो आप बोल सकते हो कि जो वस्तु है हमारे पास में वो क्या होगी, वस्तु तैरेगी। रिलेटिव डेंसिटी अगर कम है तो वो क्या बोलेंगे, वस्तु तैरेगी। और अगर हमारे पास में रिलेटिव डेंसिटी हमने फॉर्मूला लगाया, उसके बाद ज्ञात किया, और अगर ज़्यादा निकली 1 से, तो हम बोलेंगे जो वस्तु है, वस्तु है वो क्या करेगी, वस्तु डूब जाएगी, ठीक है, बात क्लियर है। इसके साथ में हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है। अभी तो हमने बात की थी जो रिलेटिव डेंसिटी हम निकाल रहे थे, वो कब निकाल रहे थे, जब हमें पता था कि किसी भी माध्यम में घनत्व आखिर उस माध्यम का घनत्व कितना है, उसके बेस पे हम निकाल रहे थे। अब मान के चलो कि आपके पास में रिलेटिव डेंसिटी आपको निकालनी है, RD निकालना है आपको, सापेक्ष घनत्व निकालना है, और आपके पास में घनत्व दिया नहीं है किसी भी माध्यम का, तो कैसे निकालोगे। तो इस कंडीशन में आपको दे सकता है वजन, जिसे अक्सर हम वेट बोलते हैं। तो वजन दिया है, तो अब यहाँ पे आपके पास में घनत्व जो है, घनत्व आपके पास में नहीं दिया है लेकिन वजन दिया है, और आपको निकालना है रिलेटिव डेंसिटी, मतलब सापेक्ष घनत्व आपको निकालना है, सापेक्ष घनत्व आपको निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए इन्होंने बोला कि एक काम करो आप, सबसे पहले आप देखो कि उसका जो वजन है, किसी भी वस्तु का वजन है, तो हम बोल सकते हैं क्या निकालेंगे, वस्तु का वजन निकालेंगे सबसे पहले हम एयर में, मतलब वायु में वस्तु का वजन कितना है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो वस्तु का वजन है, वस्तु का वजन है उसमें कितनी कमी आई, उसमें कमी कितनी आई। अब वस्तु के वजन में कमी कैसे निकालेंगे, तो वस्तु के वजन में कमी निकालने का फॉर्मूला सीधे सिंपल होता है कि जो हमारे पास में वायु में वजन था उसका, और जो माध्यम में मतलब पानी में जिसका वजन है,
इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में कमी आ जाएगी। उन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में सापेक्ष घनत्व यहाँ से भी निकल सकता है। बस दोनों फार्मूले में अंतर केवल इतना ही है कि जो पहले वाला फार्मूला था हमारे पास में, उसका उपयोग कर रहे थे हम जब हमें घनत्व दे रखा था, और दूसरे वाले फार्मूले का उपयोग करेंगे जब घनत्व नहीं दिया होगा, केवल वजन दिया होगा। बात क्लियर है कि नहीं? ओके। एक हम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास एक दिया है कि आपके पास एक धातु का टुकड़ा है। क्या है आपके पास? धातु का टुकड़ा है जिसका आपके पास में भार दिया है, लगभग है आपके पास में 200 ग्राम। कहाँ पे है? वायु में है इसका भार, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने बोली जो धातु का टुकड़ा है उसका भार हम देखेंगे लगभग आ रहा है 150 ग्राम आ रहा है। कहाँ पे? पानी में नापने पर। अब आपसे पूछ रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी मतलब सापेक्ष घनत्व आपको निकालना है और ये बताना है कि ये वस्तु डूब सकती है या फिर नहीं डूब सकती। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि वायु में कितना भाग है, 200 है। फिर हम देखेंगे दोनों का अंतर कितना है, तो आप करोगे 200 माइनस 150, तो आप बोलोगे ऊपर आया हमारे पास में 200 और नीचे आया 50। अब जब इन दोनों को आप काटोगे तो आपके पास में कितनी बार कटेगा? 4, ठीक है। 4 बार कट गया तो आप क्या बोलोगे? अगर 4 आ रहा है, रिलेटिव डेंसिटी आ रहा है हमारे पास में 4, और हमने पढ़ा था अगर रिलेटिव डेंसिटी बड़ी रही 1 से तो हम बोलेंगे वस्तु क्या है? डूब जाएगी। और अगर रिलेटिव डेंसिटी छोटी रही 1 से तो हम क्या है? वस्तु तैर जाएगी। अब इस कंडीशन में हम देख रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या है? 4 है, मतलब 1 से ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे जो वस्तु हमारे पास धातु का टुकड़ा है वो क्या है? पानी में डूब जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? ओके। एक बात और याद रखो, जो बियॉन्ड फोर्स की बात कर रहे थे हम, उत्प्लावक बल की, वो जो होता है वो आयतन, मतलब कोई भी वस्तु का आयतन क्या है और उस वस्तु का द्रव्यमान क्या है, इन दोनों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अक्सर इन दोनों को हम भूल जाते हैं कि इन पर डिपेंड कर सकता है नहीं कर सकता, लेकिन याद रखना जो हम बात कर रहे थे बियॉन्ड फोर्स की, उत्प्लावक बल की, वो इन दोनों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आखिर डिपेंड कैसे करता है, चलिए उसको हम सिमुलेशन से समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास में 4 क्यूब है, एक ए है, बी सी डी। अब चारों को अगर हम वजन देखोगे तो इसका भी 5 किलो है, इसका भी 5 किलो है, इसका भी 5 और इसका भी 5। मतलब एक बात तो क्लियर है कि इनका जो द्रव्यमान है, मास है, वो इनका क्या है? समान है। लेकिन इनका जो शेप है, शेप अलग का मतलब क्या है? इनके पास जो आयतन होगा वो अलग अलग होगा। अब जैसे मान के चलो ये 5 किलो का हम यहाँ से उठाते हैं और इसमें हमने डाल दी दोनों को। एक 5 किलो का यहाँ पे डूब गया और एक 5 किलो का तैर रहा है। वैसे ही अगर हम इसको यहाँ पे डालते हैं तो क्या देखेंगे? हाँ, यहाँ पे उठाओ, यहाँ पे डालो, ये भी डूब गया। और इसको उठाते हैं और यहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं तो ये भी डूब गया। जबकि ये सबसे बड़ा था और इसको डूबना चाहिए था, लेकिन ये डूबा नहीं, बाकी 3 डूब गए हैं। तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जिसका वॉल्यूम मतलब आयतन जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो वस्तु कम डूबेगी। अब मान के चलो कि हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और हम इस एग्जाम्पल में क्या देखने की कोशिश करते हैं कि अब जो है सबकी वॉल्यूम क्या है? सेम है, लेकिन जो मास है सबका अलग अलग है। जैसे इसका वॉल्यूम तो सेम है चारों का, आप देखो एक बराबर दिख रहे हैं, लेकिन इसका 8 किलो का है, ये 2 किलो का है, ये 6 किलो का है और एक 4 किलो का है। अगर हम इस 2 किलो वालों को देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये तैर रहा है। ये 8 किलो वाला देखना है तो ये डूब रहा है। ये 6 किलो वाला देखना है तो ये भी डूब रहा है। और अगर हम 4 किलो वाले की देखें तो इसका क्या हो रहा है, इसको जरा साइड, तो ये भी कुछ डूब रहा है कुछ नहीं डूब रहा है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भले ही उसका जो हमारे पास में आयतन है, आयतन समान है, लेकिन वजन ज़्यादा है। तो वजन पर भी डिपेंड कर रहा है कि उसके ऊपर जो फोर्स है वो कम लगेगी या ज़्यादा। अगर वजन कम है तो फोर्स क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। वजन कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। वैसे ही अगर हमारे पास में आयतन की बात कर रहे थे हम, तो आयतन ज़्यादा था तो फोर्स ज़्यादा लग रही थी, ठीक है। आयतन ज़्यादा फोर्स ज़्यादा, लेकिन वजन कम तो फोर्स ज़्यादा, ऐसा था। अगर हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी तीसरा लास्ट है। अब डेंसिटी क्या है इन तीनों की? अगर हम देखें तो इसकी देखो, ये रहा डेंसिटी के ऊपर क्या डिपेंड करेगा। ये 3 किलो का है फिर भी फ्लोट कर रहा है, ये 2 किलो का है फिर भी फ्लोट कर रहा है, 1 किलो का है फिर भी फ्लोट कर रहा है, और अगर इतने का है तो भी फ्लोट कर रहा है। इसमें अंतर क्या है? इसमें है डेंसिटी का अंतर। जो पानी की डेंसिटी है, यहाँ पे मान के चलो पानी की डेंसिटी हमें पता है कितनी होती है। पानी की डेंसिटी होती है एक होती है ना। तो वैसे ही एक इसकी भी डेंसिटी है, इसकी भी डेंसिटी एक है, इसकी भी एक है और इसकी भी एक है।
हमें पता है जब डेंसिटी समान होती है या फिर डेंसिटी कम होती है, इसकी हो सकता है डेंसिटी कम हो, इसलिए ये क्या है, डेंसिटी कम होने पर ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक है।